हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, हमारे और आपके बीच में काफ़ी दिनों से गैप रहा। पहले तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन यकीन मानिए, हमारे आपके बीच में गैप था, लेकिन हमने आपके हितों को सर्वप्रथम रखा और हमने बहुत सारे बुकों का अध्ययन करके हिस्ट्री के जो सबसे मेन पार्ट होते हैं, अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री में अगर बात करें तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसको समझने जानने में जो कठिनाइयाँ आती हैं उसके निवारण पे मैंने काम किया और उसे एक नोट्स में तब्दील कर दिया ताकि मैं आपको अच्छे से उस चीज़ों को बता सकूं। चूँकि मेरे पास शिकायत होती है कि सर, मैं ऐसे में नोट्स कैसे बनाऊं, तो ये शिकायत भी मैं आपको दूर करने वाला हूं। मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उन सभी घटनाओं से परिचित कराऊंगा जिसको जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक तो जानकारी के लिए, दूसरी जो है आपके जो एग्ज़ाम है वह टीजीटी का हो, पीजीटी हो या अदर कोई एग्ज़ाम हो, वनडे यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, बिहार टीचर से संबंधित हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह पर्याप्त होगा। एक ऐसा नोट्स तैयार किया हूँ कि जिससे मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपको देखिएगा बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत माँ का दृश्य आपको दिख रहा होगा, तो भारत माता की जय। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। तो मैं हमेशा इस धरती को नमन करता हूँ, इस मातृभूमि को नमन करता हूँ। दोस्तों, आप जैसा कि दाहिने साइड में आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय जो लोग उपस्थित थे उन लोगों से संबंधित यह तस्वीर आप देख रहे हैं। मेरे दिखाने का बस इतना मतलब है कि आपको इसको पढ़ने में रोमांच पैदा हो, आपको अच्छा लगे। और अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। आप चाहे तो नोट्स को हूबहू बना सकते हैं और वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए, आपको बहुत तेज़ी से रिवीजन भी होगा। हम वीडियो को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कई वीडियो में इसको लाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से बताएंगे एक एक फैक्ट पे। ना आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, ना या अदर कोई बुक, क्योंकि जो सबका समराइज करके सबको लगभग 8-10 किताबों से मैं बता रहा हूँ कि एक चीज़ जैसे एक फैक्ट इधर है तो हो सकता है कुछ फैक्ट उस किताब में ना हो, किसी भी बुक में, लेकिन सब बुक से निचोड़ ला के मैंने एक जगह एकत्रित किया है। चलिए बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसकी शुरुआत जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना से हुई और यह जब तक आज़ादी ना मिल गई तब तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलता रहा, अर्थात 1947। पूछेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 से, और इसकी जो पूर्णता है कब मानी जाती है, तो 1947 या बोल सकते हैं आज़ादी तक। इसको हम 3 चरणों में विभाजित करेंगे। कौन कौन से चरण हैं और उन चरणों का विभाजित करने का क्या आधार था, इस पे बात करेंगे। नीचे आइए, हम आपको दिखा रहे हैं पहला चरण 1885 से 1905 ईस्वी, अर्थात 1885 मतलब कांग्रेस की स्थापना, 1905 मतलब बंगाल विभाजन तक। हम बोल सकते हैं जो पहला चरण हमारा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, वह कांग्रेस की स्थापना से लेके बंगाल विभाजन तक का जो समय है वह पहला चरण कहलाता है, और इस समय को ही हम उदारवादी या नरमपंथी चरण भी कहते हैं। अब पूछेंगे कि सर, उदारवादी या नरमपंथी चरण हम इसे क्यों कहते हैं? तो उदारवादी या नरमपंथी चरण इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उस समय कांग्रेस में जो भी व्यक्ति थे वो शिक्षित व्यक्ति थे। उनका मानना था भारत के लोगों का जो विकास हो सकता है
सामाजिक उत्थान हो सकता है, राजनीतिक उत्थान हो सकता है, या उनके लिए जो संवैधानिक चीज़ें ज़रूरी हैं उसको यदि करना है तो उसके लिए हमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसके साथ काम करना होगा। ये लोग क्या करते थे, उदारवादी जो लोग थे, जैसे फिरोज शाह मेहता जी थे, आप देखेंगे शुरुआती तौर पे फिरोज शाह मेहता भी थे, दादा भाई नौरोजी थे, ये सब लोग उदारवादी नेता थे, नरम स्वभाव के थे। इन लोगों का मानना था कि भारत का विकास या संवैधानिक विकास या जो भी चरण है वह जो है अंग्रेज़ों के माध्यम से ही हो पाएगा। अर्थात इनको कुछ भी मांगे करनी होती थी, मांग या कुछ भी इनको ऐसा लगता था ये चीज़ें समाज में होनी चाहिए या जनता के लिए होनी चाहिए, तो यह पत्र और प्रार्थना के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट से वार्तालाप करते थे। अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अंग्रेज थे, क्रूर थे, उन्हें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये लोग क्या करते थे, पत्र भेजते थे और उसका जवाब आया आया और ना आया तो फिर कोई बात नहीं, विनय का माध्यम अपनाए थे। इसलिए इन लोगों को उदारवादी माना गया और यह लगभग प्रक्रिया 1885 से 1905 ईस्वी तक चलता रहा। अब आते हैं हम द्वितीय चरण पर। द्वितीय चरण 1905 अर्थात जब हम पहला चरण का अंत होता तो वहीं से दूसरे चरण की शुरुआत होती है। तो 1905 से 1920 यहाँ हम देखेंगे गर्मपंथी या उग्रवादी विचारधारा का चरण। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने पहले देखा जो पहला चरण था उदारवादी या नरमपंथी चरण, इसमें लोग विनय के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से, लेटर लिखकर जैसा भी होता था रिक्वेस्ट करते थे। लेकिन कुछ लोग जब ये प्रक्रिया देखे इससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, अंग्रेज़ों पे जू भी नहीं रेंगते थे, तो ऐसे में इसमें से कुछ लोग ऐसे निकले जो थोड़े उग्र टाइप थे। अब उग्र का मतलब ये होता है कि उनके अंदर ये भावना आ गई कि हम विनय के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से या लेटर के माध्यम से अपने चीज़ों को हम नहीं बेहतर कर सकते। इनका मानना था जो हम रिक्वेस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट से करते हैं, यदि हम वो रिक्वेस्ट जनता से करें तो जनता के आह्वान करने मात्र से जब जनता का दबाव ब्रिटिश गवर्नमेंट पे पड़ेगा तो हमारे लिए चीज़ें और भी बेहतर हो सकेंगी। तो ऐसे में इनका मानना था कि हम ब्रिटिश से रिक्वेस्ट ना करके हम जनता से संवाद करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और इस पे हम काम करेंगे। फिर जनता के दबाव जब गवर्नमेंट पे पड़ेगा तो गवर्नमेंट को वह हर हालत में करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम देखते हैं 1905 से 1920 में गर्मपंथी लोग हावी होते हैं। उन गर्मपंथियों में लाला लाजपत राय इनका एक जो सबसे बेहतरीन नेता था वह आप देखेंगे लाल बाल पाल। तो आपको अभी हम डिटेल से आगे बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल हम बात करते हैं तीसरे चरण की। 1920 से लेके अर्थात द्वितीय चरण 1920 में समाप्त होता है और हम तीसरे चरण अर्थात 1920 से लेके 1947 तक की घटनाओं को देखेंगे। यह जो 1920 से 1947 तक का समय है यह गांधीवाद का चरण कहलाता है। पूछेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का प्रवेश होता है या अफ्रीका से निकलकर भारत में फिर वापस आते हैं और यहीं से या कुछ अनुभव के बल पे कुछ चीज़ों को मतलब जो इनका एक्सपीरियंस होता है दक्षिण अफ्रीका में उसको यहाँ अप्लाई करेंगे और उसको भारत के प्रवेश को समझकर चालू करेंगे। और यह जो राष्ट्रीय आंदोलन है 1920 के बाद से देखेंगे गांधी के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे चलते हैं।
आधार क्या था इन चरण को बांटने का कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तीसरी चरण? क्योंकि कांग्रेस की कार्य पद्धति, हमने देखा कि पहले अनुनय विनय का माध्यम चल रहा था, मनाने जनाने का, तो उसको हमने उदारवादी कहा दिया। फिर देखें कि हम उनको मनानेंगे नहीं, हम उनको झुकाने का प्रयास करेंगे, अर्थात दबाव बनाने का प्रयास, गर्मपंथी हो गया। फिर हम देखेंगे गांधी जी आ जाते हैं तो तीसरे चरण को गांधी चरण, यही आधार था। मतलब जो कांग्रेस जिस समय जैसा कार्य कर रही थी उस कार्य के अनुसार इसे हम चरण में व्यवस्थित कर दिए। कांग्रेस की अब हम बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में। तो कांग्रेस, पहली बात हम बस इसको समझे, कांग्रेस क्या है। कांग्रेस का जो शाब्दिक अर्थ है वह विचार विमर्श करने वाली जनसभा या बोल सकते हैं महासभा या संस्था। तो विचार विमर्श करने अर्थात कांग्रेस किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, या एक ऐसी सभा या संस्था है जिसमें जहाँ पर लोग विचार और विमर्श करते हैं। किसी भी समाज के लोग होते हैं, वो लोगों का एक संस्था होता है, महासभा होता है। पहली सार्वजनिक घोषणा। अब हम बात करेंगे जो कांग्रेस संस्था थी या कांग्रेस का जो गठन हुआ, तो उसकी जो प्रारंभिक जानकारी या शुरुआत में या सार्वजनिक घोषणा जो की जाती है, अर्थात जनता तक पहुंचाया जाता है और जनता को बताया जाता है कि हमने अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठन बनाया है और उसका नाम है कांग्रेस। तो उसको जो घोषणा की जाती है किस समाचार के माध्यम से की जाती है, तो यहाँ देखेंगे हिंदू समाचार के माध्यम से, हिंदू समाचार पत्र के माध्यम से 5 दिसंबर 1885 ईस्वी को। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि सार्वजनिक घोषणा कांग्रेस के बारे में किस समाचार पत्र में की जाती है, तो किस समाचार पत्र? हिंदू। फिर से किस समाचार पत्र? हिंदू। कब की जाती है, या इस तारीख जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि संस्था इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे यही संस्था आज़ादी तक काम करेगा। तो 5 दिसंबर 1885 ईस्वी को हिंदू समाचार पत्र के माध्यम से यह सार्वजनिक घोषणा की जाती है कि कांग्रेस का गठन या कांग्रेस संगठन की स्थापना की गई है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस कांग्रेस का जो नाम था, देखिए पहले इसका नाम जो था वह भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। प्रारंभिक नाम जो कांग्रेस का था, एक मिनट, हाँ, प्रारंभिक नाम जो कांग्रेस का था वह भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन बाद में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है, इसके नाम को अर्थात बदल दिया जाता है। तो इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनेगा कि प्रारंभिक नाम, कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। प्रारंभिक नाम दोस्तों क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन जो पूछेगा दूसरा क्वेश्चन कि अगर टफ बनाएगा तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो परिवर्तित नाम था वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। बोलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का परिवर्तित नाम अर्थात नाम परिवर्तित करने का सुझाव किनके द्वारा दिया गया या नामकरण का श्रेय किनके द्वारा किया गया, तो वह दादा भाई नौरोजी, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय संघ का नामकरण, नाम को परिवर्तित करने का जो श्रेय जाता है वह दादा भाई नौरोजी को जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना। अब हम लोग बेसिक चीज़ें जान गए, अब हम बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना का। तो यहाँ देखिए कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हो चुकी थी, अर्थात हो चुकी क्या थी हम लोग बात करेंगे। तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। उस समय गवर्नर जनरल मतलब उसी को वायसराय, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो महारानी का घोषणा पत्र हुआ उसमें जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब उसी के नाम को हम वायसराय के नाम से जानेंगे। यह गवर्नर जनरल जो है ब्रिटेन की रानी का प्रतिनिधि था। अर्थात बंगाल का गवर्नर जनरल पूछेगा तो कांग्रेस की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? डफरिन था। कौन था? डफरिन था। तो डफरिन जो है जब कांग्रेस का स्थापना हुआ तो उस समय का वायसराय या गवर्नर जनरल डफरिन था। फिर से सुनिए, कांग्रेस के स्थापना के समय बंगाल का
सॉरी, मैंने बंगाल रिपीट किया, बंगाल नहीं, क्योंकि घोषणा पत्र के द्वारा अब संपूर्ण भारतवर्ष की बात हुई। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय, तो डफरिन था। अब उस पूछेगा कि इंग्लैंड का पीएम कौन था, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय इंग्लैंड का जो पीएम था वह ग्लैडस्टोन था। कौन था? ग्लैडस्टोन था। पूछेगा किस पार्टी से संबंधित है, तो उदारवादी या लिबरल पार्टी। किस पार्टी से? उदारवादी या लिबरल पार्टी। देखो दोस्तों, याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड का जो पीएम है ग्लैडस्टोन, स्टोन मतलब होता है पत्थर, और अंग्रेज कैसे थे? पत्थर दिल थे। तो मैंने देखिए एक चेहरा बनाया है, ऐसा बनाया है जो खड़ूस टाइप लगे, अर्थात पत्थर टाइप। तो इससे आप थोड़ा सा सेंस को इसको जोड़िए अपने दिमाग में, और यह सोचिए कि इसकी जो उस समय जो इंग्लैंड का पीएम हो, क्योंकि हम पे बर्बरता हो रही थी, तो कोई खड़ूस आदमी रहा होगा, तो ग्लैडस्टोन था। और किस पार्टी से संबंधित था, तो हम जानते हैं कि जो कठोर लोग होते हैं वो दिखावा करते हैं सरल होने का, तो सरल मतलब उदारवादी, उदारवादी मतलब लिबरल। तो इस प्रकार कठोर व्यक्ति कौन था, तो ग्लैडस्टोन। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, तो मैंने तो ऐसे याद किया, बाकी आप याद करिए। तो इंग्लैंड का पीएम ग्लैडस्टोन, किस पार्टी से? उदारवादी या लिबरल पार्टी से। इसकी स्थापना पे आ जाते हैं। तो इसकी स्थापना जो है, एक रिटायर आईसीएस अधिकारी थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो स्थापना इनके द्वारा कांग्रेस की जाती है, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो रिटायर आईसीएस अधिकारी थे। और पूछेगा कि उस समय भारत सचिव कौन था, तो हमने देखा गवर्नर जनरल डफरिन थे, इंग्लैंड का पीएम ग्लैडस्टोन था, तो भारत सचिव उस समय जो था रेडल्फ चर्चिल था। कौन था? रेडल्फ चर्चिल। अब आगे बढ़ते हैं। ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना क्यों की? अब बात ये आई कि जो इतनी बड़ी संस्था, जो देखेंगे आज़ादी तक कार्य करेगा या आज़ादी दिलाने में सबसे ज़्यादा योगदान अगर रहा है तो कांग्रेस का, और इसको स्थापना करने वाला कौन है? एक अंग्रेज है। अब दिमाग में तो ये आना चाहिए ना कि ये जो हमारे देश की आज़ादी के लिए जिस संस्था ने, आज भी कांग्रेस है, इतना महत्वपूर्ण रोल निभाया, उसकी स्थापना एक अंग्रेज क्यों करता है? तो इसके बारे में, इसके विषय में हमको जो जानकारी मिलती है वह विलियम वेडरबर्न से प्राप्त होती है। तो कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज आईसीएस रिटायर अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स के द्वारा किया गया, और इसके बारे में जानकारी जो हमें विलियम वेडरबर्न से प्राप्त होती है। अब सर पूछेंगे कि ये नया व्यक्ति कौन है, विलियम वेडरबर्न। तो विलियम वेडरबर्न के बारे में आपको यहीं पर बता देता हूँ, एक कौन थे, तो ये ह्यूम के मित्र थे, जिसने कांग्रेस की स्थापना की, उनके ये मित्र थे, सहकर्मी भी थे, और इन्होंने आगे चलकर ह्यूम की जीवनी लिखी, इसीलिए इन्हें ह्यूम का मित्र, सहकर्मी और ह्यूम के जीवनीकार भी कहा जाता है। इनकी जीवनी जो ह्यूम के ऊपर लिखी जाती है 1913 में प्रकाशित होती है, 1913 में प्रकाशित होती है। अब बाद में आप देखेंगे इसी को माध्यम बना के जो गर्म दल के लोग थे, अर्थात बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस जो संस्था है या षड्यंत्र का परिणाम है अंग्रेजों के। चलिए खैर, हम उसे आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ देखिए, विलियम वेडरबर्न कहता है कि, अब जो जानकारी देता है विलियम वेडरबर्न, वह कहता है कि लिटन के कार्यकाल में भारत विस्फोट की कगार पर खड़ा था। अच्छा, आपको एक दिमाग में आना चाहिए कांग्रेस की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी। आप देख रहे होंगे अंग्रेजों द्वारा अत्याचार हो रहा था भारत में, ऐसी कोई अखिल भारतीय स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, या बोल सकते हैं सबको सामंजस्य या सब में समन्वय बैठा कर सब समाज को लेकर चलने वाली कोई ऐसी संस्था नहीं थी, और अंग्रेज बर्बरता दिन पर दिन करते जा रहे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक
हमें एक ऐसे अखिल भारतीय संस्थान या मंच की ज़रूरत पड़ने की आवश्यकता पड़ी। तो इसके पीछे तो कुछ कारण तो रहा होगा। तो कारण ये था कि जो ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरलों के द्वारा जो गलत नीतियाँ थी उसको लेके असंतोष जनता में था। और हम आगे देखेंगे जो गवर्नर जनरल था लिटिन, कांग्रेस की स्थापना से पहले विलियम बेडरवन उसी के बारे में कहता है कि लिटिन के कार्यकाल में भारत विस्फोट की कगार पर खड़ा था। इसका मतलब लिटिन के द्वारा बहुत सारे ऐसे कृत्य या कार्य किए गए जो भारतीय समाज के हित में असंतोष को पैदा कर रहे थे। मतलब भारतीय समाज के हित में उसके द्वारा किए गए कार्य नहीं थे। हम देखेंगे 1877 में दिल्ली दरबार होता है। तो दिल्ली दरबार के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप पहले याद रखिए, दिल्ली दरबार के समय गवर्नर जनरल जो था लिटिन था। फर्स्ट दिल्ली दरबार लिटिन के समय में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा पहला दिल्ली दरबार कब हुआ? 1877। अब उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लिटिन था। यह किसके द्वारा आयोजित किया गया? लिटिन के द्वारा। तो यह दिल्ली दरबार जो था महारानी विक्टोरिया के सम्मान में आयोजित किया गया। आप देखेंगे कि लिटिन ने जब यह दिल्ली दरबार आयोजित किया तो पूछेंगे सर इसमें क्या बुरा ये था कि उस समय भारत में उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अकाल या बोल सकते हैं अकाल से प्रभावित एरिया थे भारत में, और लोग मर रहे थे। और ऐसे में जब प्रशासन को काम करना चाहिए था जनता के बीच में जाकर, जब लोग मर रहे थे, यहाँ तक कि बताया जाता है कि लोग मांस भी इंसान का खा लेते थे नोच के, गिद्ध की तरह हरकतें, मजबूरी बस। अब सोच लो कितना विवश। बोलते थे कि शरीर पे मांस होता ही नहीं था, बस हड्डी के ऊपर कोई चमड़ा डाल दिया गया हो, ऐसा लोग हो गए थे। तो इस माहौल में जब देश में अकाल पड़ा हो, लोग त्रस्त हों, प्रशासन से भी त्रस्त हों, कोई सहायता ना दी जाती हो, उस बीच में आप कोई पार्टी रखोगे तो असंतोष तो होगा ही। तो इन्होंने उस आज के हिसाब से करोड़ों लाखों रुपया खर्च किए। तो इससे जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ। दूसरा जो है कारण कि ICS में आय जो सीमा थी 21 वर्ष उसको घटाकर 19 वर्ष कर दी। अब बोलेंगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो जो लिटिन था वह भारतीयों से बहुत नफरत कर रहा था, एक प्रकार से करता था। वो सोचता था कि अगर ICS के जरिए इंडिया के जो ज़्यादातर लोग, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग ICS में चयनित हुए और वो प्रशासन के हिस्से बनने लगे। तो ऐसे में लिटिन को यह घबराहट होने लगी कि अगर ये प्रशासन का हिस्सा बनेंगे, कोई बड़ा अधिकारी बनेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा बाद में। तो इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत इसकी आयु सीमा 21 से घटा के 19 वर्ष कर दी। तो 19 वर्ष करने पर इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि 19 वर्ष कर देंगे तो 19 वर्ष में हमारे पास संसाधन भी कम थे और 19 वर्ष में हम पढ़ ही कितना पाएंगे कि इसका एग्ज़ाम हम दे के और ऐसे पोस्ट को प्राप्त कर सकें। तो फिर हम आपको आगे ले चलते हैं। यहाँ देखिए और लिटिन के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं जिससे असंतोष होता हो। तो 1877 में हमने देखा कि महारानी दिल्ली दरबार लगता है। फिर हम देखते हैं कि ICS में 21 साल से उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। फिर एक साल बाद 1878 में लिटिन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जाता है, या इसे हम हिंदी में बोलते हैं देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अर्थात देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम आता है, जो क्या किया जाता है कि जो देसी भाषा के समाचार पत्र हैं इस पे बहुत ज़्यादा दबाव इस एक्ट के माध्यम से बनाया जाता है। अब ऐसे में लोग अपनी अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकते थे, संपादित नहीं कर पा रहे थे। तो एक ही जरिया था, उस समय टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थे। तो एक ही जरिया था, उस पर भी इतना दबाव बना रहे हैं तो जनता में असंतोष फैल रहा था। फिर आर्म्स एक्ट लेके आए, उसके लिए लाइसेंस लागू कर दिए। तो ये भी एक कारण बना। नीचे देखिए आपको लिखेगा लिटिन ने यही
लेटिन के जो यही सब कार्य थे, दिल्ली दरबार, जब जनता मर रही थी दिल्ली दरबार कर रहे थे, वर्नाकुल प्रेस एक्ट लाते हैं, अर्थात देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम ला के समाचार पत्र को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, आर्म्स एक्ट लाते हैं, जो आईसीएस की सीमा है 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर देते हैं। यही सब कारणों से भारतीयों में असंतोष व्याप्त हुआ। बेडर वन आगे कहता है, ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है, बेडर वन जो जानकारी दे रहा है, तो बेडर वन कहता है कि ह्यूम ने इसी असंतोष को देखते हुए कि कहीं कोई 1857 की तरह क्रांति ना हो सके, इसके लिए एक मंच प्रदान किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जो बेडर वन है वह लिखता है कि लिटन के इन्हीं कार्यों को देखकर ह्यूम को, जिसने कांग्रेस की स्थापना 1885 में की, उसको ये लगा कि कहीं 1857 की तरह क्रांति ना हो जाए, क्योंकि माहौल ऐसा कुछ बन ही रहा था। अब मरता तो क्या ना करता, भारतीय जनता में असंतोष था ही, ऊपर से इतना दबाव, ऊपर से तुम चिढ़ा रहे हो तो प्रॉब्लम तो होगी। तो ऐसे में इसने, आईसीएस अधिकारी था भाई, दिमाग तो था ही, इसने कहा कि यदि हम एक ऐसा मंच बना देते हैं जिस पे भारतीय अपनी आवाज़ रख सके, तो ऐसे में क्या होगा कि भारतीयों के अंदर जो असंतोष होगा वह उस मंच के माध्यम से हम सबको पहले से पता चल जाएगा, और यह विस्फोट ना हो पाए, अर्थात क्रांति ना हो पाए, उससे पहले ही हम इसके बारे में सजग हो जाएंगे, और इससे जन धन माल सबका नुकसान होने से बचेगा। और कांग्रेस जो संस्था हम बनाएंगे, अर्थात कांग्रेस के द्वारा, इससे क्या होगा, सरकार को इनके नीतियों के बारे में पहले से ही मालूम हो जाएगा, और क्रांति होने से पहले उसे दबा दिया जाएगा, या जो मांगे होंगी उस पर विचार करके उस मांगों को उनको दिया जाएगा। तो कांग्रेस की स्थापना का मेन कारण यही था, और ह्यूम ने इसी को देखकर एक अच्छा, वैसे भला आदमी था, क्योंकि इसने स्थापना ना की होती तो आज हमें आज़ादी मिलने में और टाइम भी लग सकता था। और इसका भी सोचना सही था कि एक ऐसा मंच स्थापित करें जिस पे भारत के, ब्रिटिश भारत के या भारत के सभी लोगों की भावनाओं को उस पे मंचित किया जा सके और प्रदान किया जा सके, जिससे वह गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचाए। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं सुरक्षा कपाट। अब ये पूछेंगे सुरक्षा कपाट, या इसे हम बोलते हैं सेफ्टी वाल की थ्योरी। अब ये क्या होता है, ये थ्योरी कहाँ से आती है, तो आप देखेंगे लाला लाजपत राय ने इस थ्योरी को दिया था। पूछेगा सुरक्षा कपाट या सेफ्टी वाल की थ्योरी किसने दिया, तो सुरक्षा कपाट या सेफ्टी वाल की थ्योरी जो है लाला लाजपत राय ने दिया। कैसे, तो कैसे, जब हमने अभी आपको बताया था विलियम बेडर वन की जो ह्यूम के जीवनी कार हैं, इसका प्रकाशन जीवनी लिखते हैं और 1913 में होता है। तो 1913 में जो होता है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट, मैंने अभी आपको बताया था, देखिए 1913 में प्रकाशित हुआ था ना, तो यही मैं बात कर रहा हूँ। तो याद करिए, मैंने बताया था ना, तो विलियम बेडर वन ने उस बुक में जो जीवनी लिखी हैं ह्यूम की, उसमें इन्होंने लिखा कि विलियम बेडर ने यह कहा कि किस तरह ह्यूम असंतोष को समझ गए और एक प्रकार से उसको मंच प्रदान किया। तो ये विलियम बेडर वन के कथन को आधार बनाकर इन्होंने ऐसा कहा कि सुरक्षा कपाट, अर्थात कांग्रेस एक सुरक्षा कपाट है, सेफ्टी वाल की थ्योरी पे काम कर रही है, या एक षड्यंत्र भी मान सकते हैं। तो पूछेगा सुरक्षा कपाट या सेफ्टी वाल की थ्योरी किसने दी, तो लाला लाजपत राय ने। कैसे दी, तो विलियम बेडर वन के कथन के आधार को आधार बनाकर। तो किसके आधार, पूछेगा कि लाला लाजपत राय जो सेफ्टी वाल की थ्योरी दी थी, किसको आधार बना के दी थी, तो विलियम बेडर वन के कथन को आधार बना के। कहाँ दी, तो इनका एक पत्रिका था यंग इंडिया, तो कहाँ दी, यंग इंडिया में। तो पूछेगा कि लाला लाजपत द्वारा जो सेफ्टी वाल की थ्योरी दी गई, तो यंग इंडिया के माध्यम से दी गई। कब दी गई, 1916 में। 1913 में प्रकाशित होता है, 1916 में इनके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा सेफ्टी वाल अर्थात सुरक्षा कपाट थ्योरी को दिया गया। कहा कि, और यह भी कहा कि कांग्रेस षड्यंत्र का परिणाम है, और हो भी क्यों ना,
ऐसे में कोई अगर कर रहा है तो वैसे हम इसके बारे में और आपसे चर्चा करेंगे। कांग्रेस षड्यंत्र का परिणाम था, इनका कहना सही था या नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो सच्चाई दिखती है अगर विलियम बेंडर वन का बात को अगर माना जाए। ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक पत्र लिखा था। जब कांग्रेस की स्थापना करने की बात थी तो ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक पत्र लिखा और कहा कि बिखरे हुए लोग चाहे कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, अकेले शक्तिहीन होते हैं। आवश्यकता है एक संगठन की। तो ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक पत्र लिखते हैं और एक जो मंच प्रदान करने से पहले इस पत्र को कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को पूछेगा ह्यूम ने किनको पत्र लिखा, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को। और या हूबहू पूछ लिया जाएगा जो इन्होंने बोला कि बिखरे हुए लोग चाहे कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, अकेले शक्तिहीन होते हैं, आवश्यकता है एक संगठन की। तो यह कथन किसका है? ह्यूम का। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में क्षेत्रीय स्तर पर गठित संगठन। अब देखेंगे कि हम जब कांग्रेस का स्थापना होता है उससे पहले बहुत सारे भारत में क्षेत्रीय स्तर पर कई संगठन गठित हो चुके थे और उनमें यह भावना कैसे पनपी और कैसे यह अंत में जाके कहीं ना कहीं काबिले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समाहित हो गए और इनके प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संस्था बनी उसके सामने गौड़ हो गए और इनकी मांग कहीं ना कहीं भारतीय कांग्रेस की मांग के जैसे सेम होने पर वह अखिल भारतीय स्तर पर काम करा। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को कैसा लगा मेरा सेशन? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और नोट्स एकदम हमारी तरह ही बनाइए। क्योंकि आपको अभी ये मालूम नहीं है नोट्स किस तरह तैयार किया जाए, इसमें आपको एक भी फैक्ट नहीं छूटेगा। दूसरी बात, आपको याद करने में आसानी रहेगी। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी आपको ट्रिक देने का, मैं वहाँ पर आपको ट्रिक भी दूंगा। चलिए अब वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आप सभी लोग एंजॉय कीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, इससे आगे बात करेंगे कल के वीडियो में। धन्यवाद।